सबसे पहले मैं उस केस का जिक्र करना चाहूँगा। साल 2013 था। नरेंद्र मोदी पटना के गांधी मैदान में हुंकार रैली कर रहे थे और अचानक से उस रैली में एक के बाद एक कई बम धमाके होते हैं। उस बम धमाके की जांच आपने की थी। क्या किस तरह से वो धमाका हुआ था, उसमें कौन लोग शामिल थे, कैसे आपने इन्वेस्टिगेशन की थी? चूंकि अब उस मामले में सजा हो चुकी है, इस वजह से मैं उस केस का जिक्र करना चाहूँगा। क्यों नरेंद्र मोदी को टारगेट किया गया था? देखिए अरविंद जी, मुझे याद है उस समय जो भी केसेस थे, आप भी साथ रहा करते थे, और इनफैक्ट जब भी हम लोग पहुंचते तो पीछे से कहीं ना कहीं आपको फ़ोन आता ही था कि क्या हुआ, और उस समय बताना संभव भी नहीं था, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। लेकिन सभी केसेस के बारे में आप भी जानते हैं क्या हुआ, सभी पब्लिक डोमेन में है। जिस केस की आप बात कर रहे हैं, उस समय सिमी का एक मॉड्यूल था, मूलतः रांची से, और बहुत अलग अलग प्रकार से ट्रेनिंग ले रही थी। ख्वाब बहुत बड़े थे कि देश में बहुत कुछ करना है मतलब आतंकवादी गतिविधियाँ करना है। और संपर्क में थे सिमी के उन पुराने लोगों से जो कहीं छत्तीसगढ़ में थे और जगहों से भी इंस्पायर होते थे, उनके वीडियो सुना करते थे। तो पहली घटना उनके द्वारा की गई थी बोधगया में, बोधगया ब्लास्ट 7 जुलाई 2013, और अगली घटना हुई थी 27 अक्टूबर 2013 पटना के गांधी मैदान में। तो दोनों केसेस कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन जिस केस के बारे में आप बात कर रहे हैं तो उसका जो कारण था बड़ा स्पष्ट था, और उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि बोधगया ब्लास्ट में ये लोग सफल तो हुए थे कि ब्लास्ट हुए, लेकिन इनकी जो मंशा थी कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई थी। इनको लगता था कि इनके जो आईडीज़ हैं, उस समय सिलेंडर बॉम्ब्स का इन्होंने उपयोग किया था, और सिलेंडर बॉम्ब्स में इनको लगा था कि पूरा जब फटेगा तो भगवान बुद्ध की मूर्ति उड़ जाएगी, महाबोधि मंदिर उड़ जाएगा, बट उसका इम्पैक्ट ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। 2 बौद्ध भिक्षुओं को कुछ स्प्लिंटर्स लगे, जिसमें सजा हुई उम्र कैद मिली है, लेकिन देयर वाज नो लॉस ऑफ लाइफ। और डैमेज टू ट्रगर मोनेस्ट्री या जो भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, इट वॉज वेरी मिनिमल, तो ऐसा कोई डैमेज वहाँ पर हुआ भी नहीं। तब इनके मन में अगली थी कि अब क्या करें, क्योंकि ये जो घटना हुई तो घटना बड़े इंटरनेशनल मीडिया में भी आई, और इन लोगों ने बीच में कोशिश भी की कि उसका क्रेडिट लें। तो एक नए संगठन का नाम बनाकर इन लोगों ने पटना के जीपीओ के पास उसको पेस्ट किया। तो इनको लगा कि एक नए आतंकवादी आउटफिट का वहाँ से प्रचार होगा, बट उसमें भी इनको सफलता नहीं मिली। तो दे वांटेड टू डू समथिंग स्पेक्टेकुलर, कुछ ऐसा हो जिसमें पूरा देश अचानक उसको देखे। और उस समय जैसा सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी वॉज द पीएम इलेक्ट ऑफ द एनडीए, और इलेक्शंस की सभाएं हो रही थी, देश भर में चल रही थी, और जिहादी जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स थे उनके टारगेट पे तो थे ही। नरेंद्र मोदी टारगेट पे थे, और इसलिए इनको लगा कि यदि हम ऐसा करते हैं तो इस पूरे एक बड़ा ऑपरेशन होगा। तो उसका भी इन लोगों ने बहुत रेकी की। रांची में जहाँ इनका गांव था उसके आसपास इन लोगों ने देखा कि सुसाइड बॉम्बिंग कैसे कर सकते हैं, तो जैकेट्स बना करके इन लोगों ने ताड़ के पेड़ पर लपेटा। तो उन्होंने देखा इससे कोई लाभ होगा नहीं, क्योंकि इनके पास जो उस समय जो तरीके थे उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट ट्राई कर रहे थे। फिर उसमें एक तरकीब इनको लगी कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि बहुत सारे ब्लास्ट किए जाएँ रैली में, जिसमें जब भगदड़ मचेगी तो भगदड़ में कोई एक व्यक्ति जाकर जो टारगेट है उनको गोली मार देगा। और लगभग यही मोड पे ये चल रहे थे। बट जो रैली पटना में हुई उसके पहले कानपुर में भी हुई, ग्वालियर में भी हुई, और उसमें जब इन लोगों ने देखा कि सिक्योरिटी तो बड़ी टाइट है, जिसमें कि डी एरिया के अंदर पहुंचना नामुमकिन सा है, यदि भगदड़ मचती भी है तो शायद डी एरिया तक नहीं जाएंगे, तब इन लोगों ने कहा कि कुछ ऐसा करते हैं कि भयानक भगदड़ हो, और भगदड़ जब होगी तो उसमें कन्फ्यूजन में कुछ भी हो सकता है। तो यही मूल रूप से उद्देश्य था, और टेरर इम्पैक्ट तो करना ही था और एक केओस मचाना था उस पूरी रैली में। बट जो इनिशियल टारगेट था वो इनको लग गया था कि ये हो नहीं पाएगा, तो इनका था कि बॉम्ब्स रखेंगे और चले जाएंगे। इसी बीच में एक घटना घटी पटना जंक्शन पे, जिसमें कि एक की डेथ हो गई और एक वहीं से गिरफ्तारी हुई। लंबी कड़ी है, बोधगया ब्लास्ट के बाद से ही काफ़ी कुछ चल रहा था इन्वेस्टिगेशन में, और कहीं ना कहीं एनआईए टीम पूरी टारगेट पर थी, जितनी एजेंसी सभी लगी हुई थी, और कुछ ना कुछ तय लगभग स्पष्ट था कि कौन सा ग्रुप है, बस ग्रुप के लोकेशंस एग्जैक्टली मिल नहीं रहे थे जब समय घटना घटी थी। मेरा एक सवाल है कि जैसा आपने बताया कि नरेंद्र मोदी टारगेट पर थे, तो पहले इस मॉड्यूल ने ये कोशिश की कि फिदाइन जैकेट बना के फिदाइन हमला किया जाए। देखिए, सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ ये कोई मतलब सभी रिकॉर्ड पे हैं, और इसमें बेसिकली जो बातें उस समय हुई वो मैं बता रहा हूँ कि टारगेट क्या था। तो इनिशियली इनका टारगेट था कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसी घटना करनी है जिससे पूरा देश दहल जाए,
और उस समय इनका टारगेट था कि कैसे करें, तो नेचुरली सबसे बड़ा टारगेट तो वही थे। उनको यदि टारगेट करना था तो उसके पहले उन्होंने काफ़ी रैकी की, काफ़ी प्रयास किया, फिदाइन अटैक का एक एक्सपेरिमेंट किया रांची में, और अल्टीमेटली इनको लगा कि ये संभव नहीं हो पाएगा, तो इनको लगा क्यों ना हम लोग रैली में ब्लास्ट करें और एक भगदड़ की स्थिति मचे। और अब यदि आप देखेंगे उस समय जो रैली हुई थी, तो रैली जो लोग कर रहे थे उन्होंने बड़े सेंसिटिवली उसको हैंडल किया। यदि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन उस समय फैलती है तो वास्तव में भगदड़ हो जाती है, लेकिन बड़े सेंसिटिवली उन्होंने कहा कि पटाखे मत जलाओ, इस प्रकार की बात, जबकि जान रहे थे कि बम फट रहे हैं। तो यदि उतनी भीड़ में कहीं से भी अफवाह उड़ती कि बम फट रहे हैं तो भगदड़ मचनी ही थी। वही उनका टारगेट था जो सफल नहीं हो पाया। नहीं, यहाँ मैं आपको बता दूं कि 2013 में जब गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी रैली में उस वक्त आ चुके थे और जब बम धमाके हुए तो बहुत, जैसा कि विकास सर बता रहे हैं, वहाँ ये बताया गया, ये नहीं बोला गया कि बम धमाके हुए, बोला कि पटाखे मत जलाइए, जिससे भीड़ शांत रही, भगदड़ नहीं हुई। नंबर 2, जो सवाल मैंने विकास सर से पूछा फिदाइन जैकेट वाला, दरअसल एनआईए की टीम ने रांची में एक जंगल में रेड की, तो वहाँ पर जो फिदाइन जैकेट है वो भी एक पेड़ पर बांधकर उसकी प्रैक्टिस की जा रही थी। उसका खुलासा तमाम एजेंसियों ने, अलग अलग एजेंसियों ने किया था, एनआईए ने भी किया था, जहाँ तक मेरी जानकारी है सर। देखिए, एनआईए का काम इन्वेस्टिगेट करना है, तो जब कोई केस होता है तो उसमें टीम्स जाती हैं, और इन्वेस्टिगेशन का एक बड़ा जिम्मेदारी वाला कार्य यह है कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें सबूत या साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत करने होते हैं। जैसे आप जो बात कहते हैं, यदि बातों में कोई प्रामाणिकता नहीं होती तो सज़ा मिलनी नहीं थी। तो जो बातें थी स्पष्ट रूप से कोर्ट के सामने आई हैं तो सज़ा भी मिली, और इनफैक्ट पटना ब्लास्ट में फांसी तक सज़ा हुई है। नहीं, मेरा अब फिर वही सवाल है कि मतलब जो ये मॉड्यूल, जैसा आपने बोला कि नाम हो जाए स्टूडेंट, सिमी का ही, सिमी से जुड़े लोग थे। हाँ, सिमी से जुड़े लोग, इंडियन मुजाहिदीन, रांची मॉड्यूल कह सकते हैं। और आईएम से भी देखिए, जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं तो उसमें आप कहीं ना कहीं किसी एक लेवल पर जाकर लिंक हो जाते हैं, जिसमें कि अब बहुत सारी चीज़ें, मैं अब उस रूप में नहीं कहूँगा, सारी चीज़ें उसमें ऑन रिकॉर्ड है। कहा जाता है कि कौन सा देश है जो सपोर्ट करता है, या तो कहीं ना कहीं उनके जो हैंडलर्स हैं वो बाहर रहते हैं, और एक ग्रुप, हर ग्रुप का कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव रहता है, और एक दूसरे को कैसे आपस में कनेक्ट करना है ये उनके ऊपर है। जैसे मैं बोल रहा था सर कि जैसे सिमी है, इंडियन मुजाहिदीन है, सिमी से ही निकले लोग पीएफआई है, मैं इससे ये पूछ रहा हूँ, ये तो क्लियर है कि पाकिस्तान में इनके हैंडलर बैठे हैं, रियाज भटकल, इकबाल भटकल। अब मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि इंडियन मुजाहिदीन पर एक कंपाइल चार्जशीट आपने ही अदालत में दिल्ली की फाइल की थी, जिसमें बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए थे। उसमें भी काफ़ी लोगों को सज़ा हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ अन्य के खिलाफ ट्रायल चल रही है। तो बहुत डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा, जो बातें हैं सारी पब्लिक डोमेन में आज भी हैं। काफ़ी लोगों को सज़ा हो चुकी है उस केस में, बट कुछ अन्य का ट्रायल अभी चल रहा है। देखिए, उसमें भी एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी पूरे राष्ट्र को डिस्टेबलाइज करने की, जो स्टार्ट हुई थी करीब 2003 में, या उससे पहले भी ग्रुप्स थे, लेकिन उसके बाद बहुत फॉर्मल रूप से एक संगठन का निर्माण और अलग अलग ग्रुप्स में यूथ को तैयार करना टू इंडल्ज इन टेररिस्ट अटैक्स, जो देश के अलग अलग क्षेत्र से आते थे। उसी में मैं ये बात कह रहा था कि बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो सेल्फ प्रोपेल्ड टेररिस्ट थे, जिनका किसी ने मार्गदर्शन नहीं किया, बट वो उनको लगता था कि हमें कुछ करना चाहिए, और इंटरनेट पर खोजा करते थे। उसमें कहीं ना कहीं उनका संपर्क किसी हैंडलर से जब हुआ तो ऐसा एक मॉड्यूल पुणे में मिला, जिसको जब हैंडलर से संपर्क हुआ तो उसने उनको फिर आईएम के टच में ले आया। अच्छा। और उसी के बाद पुणे ब्लास्ट हुआ था, आपको याद होगा, जंगली महाराज रोड वाला, उसके कुछ दिनों बाद पकड़े भी गए। तो बहुत सारे ग्रुप्स अलग अलग सोच से चले और साथ में जुड़ते गए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जब प्रॉपरली हुई तो उसके बाद एक व्यापक असर तो अवश्य देखने को मिला। कि आप देखते होंगे 2013 के बाद उस प्रकार से जो आईएम के ब्लास्ट हो रहे थे नहीं हुए, सभी लोग लगभग, उसमें बहुत अच्छी कार्रवाई सभी एजेंसीज के द्वारा की गई, और इन्वेस्टिगेशन का बड़ा अच्छा रोल रहा है। हाँ भाई, रे मुझे कोई दे दे जहर। जार छोड़िए, कार लग रहा है। अरे क्या बात की है, मुसलमान मान नकली अकेला समझता। हाँ भाई, कितना वो लगता है, तब उनसे मत पूछिए, हम तुम बताए हुए हैं। दूसरे सीजन के 100 एपिसोड लग गए। गाड़ी चलेगी, हवा लगेगी।